तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज के इस दौर में जब टेक्नोलॉजी इतना हावी है और हम बात करते हैं कि कई ऐसे देश हैं अमेरिका समेत जो 20 साल 30 साल 40 50 साल पुराने गड़े मुर्दे को भी उखाड़ कर सुलझा रहा है। क्यों? डीएनए का हथियार है, फिंगरप्रिंट्स है, बाकी चीज़ें हैं। मतलब आज कहीं खून और बाकी चीज़ें तो छोड़ दे, पसीने की एक बूंद भी अगर किसी क्राइम सीन पे मिल जाए तो केस सुलझ जाता है। इस दौर में, और ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, जब टेक्नोलॉजी और कैमरों से कोई बच नहीं सकता, आप उस केस के बारे में क्या कहेंगे कि जिसमें एक कातिल कत्ल करता है, एक नहीं 4-4 कत्ल करने के बाद वो जानबूझकर उस पूरे घर में क्राइम सीन में अपने एक एक सबूत छोड़ता है कि ये लो मेरे फिंगरप्रिंट्स भी उठा लो, ये लो मेरा ब्लड, चूँकि वो भी ज़ख्मी हुआ, मेरे तुम डीएनए भी मैच करा लो, इससे भी ना हो तो चलो मेरे कपड़े ले लो, मेरे टोपी ले लो, मेरा स्वेटर ले लो, मैं खुद उतार के तय करके जा रहा हूँ। पैरों के निशान लो, उंगलियों के निशान लो, जहाँ से जो मन करे जितने सबूत चाहिए सब लो, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और साथ ही ऐसा लगता है जैसे बोल कर जा रहा है कि चैलेंज हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ। आज के दौर में एक ऐसा कातिल जो अपने सारे सबूत अपनी मर्जी से खुद छोड़ कर जाए और कहे मुझे पकड़ो, और 25 साल हो जाए और वो कातिल ना पकड़ में आए तो क्या कहिएगा? उस कातिल को पकड़ने के लिए पिछले 25 सालों में करीब 2,80,000 छोटे बड़े पुलिस अफसर इस केस पर उन्होंने काम किया, यानी कि 2.25 लाख से थोड़ा ज़्यादा 5,000, 2,80,000 पुलिस अफसर एक केस को सुलझाने के लिए लगाए गए इन 25 सालों में। आज भी उस परिवार के जो दूर के रिश्तेदार बचे हैं उन्हें उम्मीद रहती है कि पता नहीं ये केस कब सुलझ जाए, लेकिन 25 साल हो गए, एक कातिल चीखता हुआ हर सबूत छोड़ के चला गया। 2,80,000 पुलिस वालों ने अपने दिमाग लगा दिए, कातिल का अब भी कोई अता पता नहीं है। ये कहानी है 2000 की, 2000, और ये कहानी है 2001 से जस्ट एक दिन पहले की। 31 दिसंबर 2000 की एक सुबह हुई। जापान की राजधानी टोक्यो में एक फैमिली रहा करती थी जिसके फैमिली के जो हेड थे मिकियो मियाजावा, इनकी एक मार्केटिंग कंपनी में ये जॉब करते थे, ठीक ठाक इनकी कमाई थी। 2000 में इनकी उम्र थी 44 ईयर। इनकी वाइफ इनके साथ रहती थी यासुका, 41 ईयर, और इनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी थी 6 साल की नीना, और बेटा था 4 साल का रेई। तो रेई, नीना और पति पत्नी ये 4 लोग टोक्यो से थोड़ा सा हटकर एक शांत इलाका जिसका नाम है सितागाया, वहाँ रहा करते थे। 31 दिसंबर की सुबह जब हुई, और उस दिन 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन, नए साल का जश्न मनाना, तो इन लोगों की बहुत सारी प्लानिंग थी। सुबह हुई, 10-11 बज गए, लेकिन फैमिली में से किसी ने अपने रिलेटिव को कोई फ़ोन नहीं किया क्योंकि उस दिन बहुत सारे गैदरिंग और मिलना जुलना था। तो उसी में से जो यासुका थी, यासुको, उसकी माँ उसको लगातार फ़ोन कर रही थी और वो घर पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। उन्हें बड़ा अजीब लगा क्योंकि घर पे आज सबको होना था, उस दिन छुट्टी थी। तो जब काफ़ी फ़ोन करने के बाद भी सभी को फ़ोन नहीं उठाया तो यासुको की माँ पहुंच गई घर कि क्या बात है। घर गई तो देखा कि दरवाज़ा खुला है। जैसे ही वो अंदर जाती हैं उनकी चीखें निकल जाती हैं। अंदर एक कमरे में मिकियो मियाजावा की लाश पड़ी थी। दूसरे कमरे में जाती हैं तो वहाँ माँ और बेटी की लाश पड़ी थी, और तीसरे कमरे में जाती हैं तो वहाँ बेटे रेई की लाश पड़ी थी। घर में खून ही खून, चारों को तेज़ धार हथियार से मारा गया था। वो बौखलाई हुई बाहर आती हैं। इसके बाद दूर में आस पड़ोस में कुछ पड़ोसी तो उनको बुलाया जाता है, फिर पुलिस को खबर दी जाती है, फिर पुलिस आती है। अब पुलिस तफ्तीश करती है। पुलिस तफ्तीश करती है, सारे फिंगरप्रिंट, सारे सबूत उठाती है। उसका देख के कर अब पूछताछ होती है कि किसी से दुश्मनी क्या, तो पता चलता है कि नहीं, इनमें से किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई फैमिली का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रॉपर्टी का नहीं, पैसों का नहीं।
मतलब बहुत ही क्लीन और शरीफ परिवार ही। तो कोई दुश्मनी नहीं, कभी किसी ने धमकाया नहीं। वैसे भी जापान में बड़े लोग शराफत से रहते हैं। तो पुलिस को था कि क्या क्यों हुआ। तो सबसे पहले पुलिस ने पूरे घर के एक सबूत को उठाने की कोशिश की फॉरेंसिक टीम के साथ। जब उन्होंने सबूतों को उठाया तो वहाँ से कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें मिली, जो बाद में फैमिली वालों से पूछा गया तो पता चला कि ये इस परिवार का नहीं है। आखिरी में देखा गया, जब कंप्यूटर था उस घर में, उस कंप्यूटर पे उंगलियों के जो निशान मिले, पता चला कि वो उस परिवार के 4 लोगों के नहीं हैं। और आखिरी वक्त में कंप्यूटर खुला हुआ था और उस पर कोई एक टिकट बुक करने की कोशिश की गई थी, टिकट बुक हुई नहीं थी। फ्रिज खोला गया, फ्रिज पे से बहुत सारे निशान मिले, घर वालों के मिले, एक निशान अननोन मिला। फ्रिज के अंदर आइसक्रीम रखी थी, आइसक्रीम के डब्बे को निकाला गया, उस पर भी जो है घर वालों के प्रिंट मैच के एक अननोन था। उसके बाद उस घर में एक जगह पर सोफे के करीब कपड़े बड़े तह करके रखे हुए थे। तो वो कपड़ा देखकर ये था कि इस घर में से कोई नहीं पहनता। बाकी के रिलेटिव ने ये बताया। उन कपड़ों में एक स्वेटर था, एक टोपी थी और एक फैनी पैक था। जो स्वेटर था वो कोरिया का बना हुआ था, टोपी भी नॉर्मल थी। जब पता किया गया तो पता चला कि ये स्वेटर ऐसा यहाँ इस जापान में बहुत कम लोग पहनते हैं। फिर यह हुआ कि आइसक्रीम के पैक पे जो निशान मिले थे, ये था कि जो भी था कातिल, उसने बैठ के आइसक्रीम भी खाई है। घर में उसके जगह जगह हर कमरे में उसके निशान थे। इस निशान को देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि उसने बड़ी तसल्ली से घर में वक्त बिताया। फिर पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से जब बयान दर्ज किया तो ये हुआ कि 30 दिसंबर की रात को ये परिवार करीब 9 बजे के आसपास, ये परिवार इसी वक्त सो जाया करता था, तो सो गया, लाइट वाइट बंद थी। और उसके बाद सुबह माँ ने जब खोला तभी आई। तो पुलिस ने सारे जो सीक्वेंस को मिलाया, उससे अंदाज़ा हुआ कि रात को ही कोई शख्स आया और आने के बाद उसने एक एक कर सबको मारा। लेकिन फैमिली में 4 लोग, अब पुलिस यहाँ पे 2 हिस्सों में बटी हुई थी कि काम एक का ही या इससे ज़्यादा का है। लेकिन पूरे घर में सिवाय एक अननोन के जो उसका फिंगरप्रिंट मिला या फिर डीएनए सैंपल मिला या बाकी चीज़ें मिली, कोई दूसरा निशान नहीं मिला। तो इससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इन 4 कत्ल को करने वाला एक ही शख्स है। अब जितने भी डेटा बैंक ये वो सब पुलिस ने ढूंढ निकाला, कहीं से मैच नहीं किया। डीएनए के सैंपल पता नहीं कितने लोगों से मैच कराया गया है, कहीं से मैच नहीं किया। और पुलिस परेशान, ढूंढ रही है, कोई फ़ायदा नहीं। मौके वारदात पे जो खून के निशान मिले, बहुत सारे खून थे, उसको जब भेजा गया जांच के लिए तो उस ब्लड सैंपल में एक सैंपल भी अननोन मिला। और पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि ये भी कातिल का था। और उससे ये भी अंदाज़ा लगाया कि इस कत्ल को करते वक्त पुलिस के हाथ या उंगलियों पे भी चोट आया, जख्म आई, जिससे वो भी घायल हुआ और इसलिए खून गिरा। दीवारों पर भी खून के निशान थे, उसमें से भी एक अननोन कातिल का ही मिला। अब ये सारी चीज़ें थी। पुलिस की एक टीम लगी उस स्वेटर के बारे में पता करने के लिए, जो कोरियन मेड था। और पुलिस को पहले लगा कि शायद ये कोई कोरियन शख्स है। जापान में बहुत सारे अलग अलग कंट्री के लोग भी रहते हैं। तो स्वेटर बेचने वाले की शॉप तक जब पहुंची, उसके इस शॉप को ढूंढते ढूंढते तो पता चला कि हाँ, ये स्वेटर एक शॉप से बिका था, लेकिन कुछ ही दर्जन बिके थे, करीब 2 या 2.5 दर्जन। लेकिन किसने ख़रीदा ये शॉपकीपर को पता नहीं था, इसलिए वहाँ से कोई जानकारी मिली नहीं। अब जब डीएनए सैंपल हुआ, चूँकि ब्लड मिला था कमरे के अंदर घर वालों के अलावा एक अननोन, उसके डीएनए की जब जांच की गई, डीएनए एक तो होता है मैच कराने के लिए, दूसरे से कि ये वही था कि नहीं। एक सिंगल डीएनए है, उस बंदे का अलग से डीएनए जो ब्लड में मिला है, तो उसके ज़रिए भी कई चीज़ें पता चलती हैं। तो उस ब्लड सैंपल के डीएनए को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि जो डीएनए है, इसकी जीन जो है काफ़ी मिलते जुलते हैं किसी एशियाई या फिर यूरोपियन पर्सन से। मतलब जो भी कातिल है वो या तो एशियाई मूल का है या फिर यूरोपियन है, जीन्स उसके मिलते हैं। लेकिन फिर पुलिस ने जो बाकी सबूत मिले उससे ये अंदाज़ा लगाया कि जो भी कातिल है वो कोरियन है। अब टोक्यो के आसपास जितने कोरियन, उस रात की मूवमेंट हर एक को खंगाला जाने लगा। जो भी थोड़ा सा बैड कैरेक्टर, कुछ ऐसे क्रिमिनल या कुछ चोरी बाकी चीज़ों में कोरियन पकड़े गए, उन सब की पूरी कुंडली निकाली गई।
पता किया गया कि उस रात कौन कौन कहाँ पे उनकी मौजूदगी थी। तो जितने भी शक के दायरे में थे, जब उनकी मौजूदगी चेक किया गया तो पता चला कि नहीं, उनमें से कोई भी उस रात इस लोकेशन पे नहीं था जहाँ यह परिवार रहा करता था। तो पुलिस के हाथ खाली। अब लगा कि जिस तरीके से मारा गया तो ये मामला कहीं ऐसा तो नहीं है पैसे, लूटपाट, रॉबरी। पुलिस ने जब घर की तलाशी तो हैरान रह गई। उस घर से एक चीज़ भी चोरी नहीं हुई थी। घर में काफ़ी कैश था, बाकी भी कीमती सामान थे, लेकिन हर सामान अपनी जगह करीने से था। उसको खोल कर उलट पुलट कर भी देखने की कोशिश नहीं की गई थी। तो पुलिस को ये अंदाज़ा हो गया कि ये मामला लूटपाट का भी नहीं है, रॉबरी का भी नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है? अब फिर से पुलिस दुश्मनी के पन्नों पर गई पलटने के लिए। ऑफिस में जहाँ वो मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे कि कोई हो सकता है कोलीग हो, कोई कॉम्पिटिटर हो, वहाँ सारे कर लिए। इवन अफेयर के एंगल से पुलिस ने जांच कर लिया, पता चला कि उसमें भी बिल्कुल क्लीन है। वाइफ के भी एंगल से जांच किया, उसमें भी क्लीन। बच्चे 4 और 6 साल के, कोई शक की गुंजाइश उधर बची नहीं। परिवार में जितने रिलेटिव थे उनको सारा छान मारा, वहाँ से कुछ नहीं। नेबर जितने थे उनको छान मारा, वहाँ से कुछ नहीं। ये फैमिली इतनी शरीफ थी। तो अब दुश्मनी का एंगल पे गया, रॉबरी का एंगल पे गया, तो अब क्या बचता है? अब पुलिस पता करती कि इस इलाके में कौन कौन लोग रहते हैं। तो पता चला कि जो ये इलाका था जहाँ ये रहते थे, तो बहुत सारे लोग 2000 से पहले अब यहाँ छोड़कर थोड़ा और दूर जा रहे थे, शायद सुकून की तलाश में। इस परिवार को भी कई लोगों ने कहा, पर इन्होंने कहा कि नहीं, जब आप लोग जा ही रहे हो तो हमें तो सुकून वैसे ही मिल जाएगा। तो बाद में कुछ लोग रहे, लेकिन बड़े अच्छे रिश्ते थे पड़ोसियों के साथ। तो हर तरफ से पुलिस के हाथ खाली। अब इसके बाद पुलिस को फिर लगा बीच में कि थोड़ी सी कोरियन वाली थ्योरी गलत है। तो लगा कि हो सकता है कि ज़रूरी है कि कोई जापानी मूल का ही हो, और शायद उसने किया हो। अब कुछ ऐसे जापानी बैड कैरेक्टर या पुलिस के रिकॉर्ड में उनकी भी पूरी कुंडली खंगाली गई, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। जितने लोकल शॉपकीपर, इस फैमिली का जिस जिस से कनेक्शन था, उन कनेक्शन को टटोला पुलिस ने। वक्त लग रहा है, कातिल नहीं मिल रहा है, लेकिन हर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन हर कड़ी कहीं पर जाकर एक जगह एक सिरा आता और डेड एंड हो जाता, कोई नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस को लगा कि शायद ये किसी साइको किलर का काम है। अब साइको किलर की थ्योरी इसलिए आई कि कातिल एक घर में जाता है, 4 कत्ल करता है, घर में कोई लूटपाट नहीं करता है, कोई दुश्मनी का एंगल कहीं से दिखता नहीं है, मारता सबको बेदर्दी से है। उसके बाद वो फ्रिज खोलता है, आइसक्रीम खाता है, कंप्यूटर को ऑन करता है, उस पर कोई टिकट बुक करने की कोशिश करता है। अपने साथ वो कोई बैग या पॉलीथीन लेकर आया, क्योंकि जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो सारे कपड़े वो तय करके उतार के वो एक जगह पे करीने से रख देता है। और वो कपड़े इसलिए उतारे हुए थे क्योंकि जब जांच हुई पता चला कि ये कपड़े पहले पहने हुए, साफ धुले हुए कपड़े नहीं थे। तो वो भी रखता है। हर जगह लापरवाही से अपनी उंगलियों के, ब्लड के, जूतों के सब निशान छोड़ता है। और तो और सबसे बड़ा सबूत अपने कपड़े ही छोड़ कर जा रहा है, टोपी, स्वेटर, जिसमें सारे आपके DNA और वो मैच कर सकते हैं। तो खुल्लम खुल्ला वो सब छोड़ कर जा रहा है। ये काम कोई साइको किलर ही कर सकता है, कि जिसके अंदर एक हो कि पुलिस को कुछ दिखाना है कि पकड़ सकते हो तो पकड़ो। अब साइको किलर कौन? तो जितने पुराने केस थे ऐसे साइको किलर के जो जेलों में बंद थे जापान के अलग अलग शहरों में, उन सारी की लिस्ट निकाली गई। कई ऐसे साइको किलर से जाकर पुलिस ने इंटरव्यू किया, पूछा कि आप क्या और ऐसे कोई जानकार जिसके अंदर इस तरह की चीज़ें हों, जो बेखौफ हो, जो पुलिस को चैलेंज करना पसंद करता हो। वहाँ से भी नील, कोई जानकारी नहीं मिली। वक्त बीतता रहा, टीमें बदलती रहीं, वक्त बीतता रहा, टीमें बदलती रहीं। हर पुलिस अफसर आता इस केस को एक चैलेंज की तरह लेता। हर साल जब 31 दिसंबर की तारीख आती, जापान की मीडिया में इस खबर को याद किया जाता कि आज 10 साल हो गए, आज 12 हो गए, आज 15 हो गए, आज 20 हो गए। अभी तक नहीं। अभी जब 24 गुजरा और 31 दिसंबर की तारीख आई, फिर जापान की मीडिया ने इस खबर को याद किया। और तब एक डेटा आया कि 2031 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक इस केस पर 2,80,000 पुलिस वालों ने काम किया। 2,80,000 पुलिस अफसर, छोटे बड़े।
अलग अलग टीमें बनाई गई, इस पे लाखों रुपए खर्च हुए, कई कई जगह टीम गई, इतना दिमाग लगाया, लेकिन नतीजा ये है कि आज भी उस कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। वो कातिल कौन है? जापानी है, कोरियन है, बाहर का है, एशियाई मूल है, यूरोपियन है, कत्ल क्यों किया, मकसद क्या था, दुश्मनी थी या और कोई बात थी? एक भी सवाल इन 4 लोगों के हस्बैंड वाइफ और 4 और 6 साल के 2 बच्चों का जो कत्ल किया, उस कातिल के बारे में एक जवाब किसी के पास नहीं है। आज भी परिवार उम्मीद करता है कि शायद इंसाफ मिले। कई बार पुलिस ने कहा कि अगर कोई इस बारे में जानकारी देगी तो हम उसे इनाम देंगे, लेकिन सारे ऐलान, सारी चीज़ें एक तरफ, और हकीकत यह है कि 25 साल पहले जो ये 4 कत्ल हुए, जापान की हिस्ट्री के मोस्ट मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड केसेस में से ये केस एक, इस फैमिली का केस। 3.25 लाख से ज़्यादा पुलिस वाले, लेकिन केस का अंजाम निल। आज भी सच्चाई पता नहीं। क्या पता किसी दिन अचानक छम से ये केस खुल जाए और सच्चाई सामने और पता चले कि कातिल वो है। लेकिन अगर 25 साल हो गए, अब पता नहीं उस वक्त उस कातिल की उम्र कितनी थी। अगर यंग होगा 20, 25, 30 का तो आज 50, 55, अगर 40 से करीब होगा तो आज 65, अगर 50 का होगा तो आज 75, और 50 से ऊपर होगा तो उसके बाद पता नहीं आज जिंदा भी है कि नहीं। तो ये भी जवाब पता नहीं। उम्मीद यही है कि सुलझे, और सुलझे तो फिर इसकी सच्चाई सामने, और सच्चाई सामने आए तो मैं आप तक के सामने पहुंचाऊं। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।